स्मिता मिश्र का ज़रूर जिक्र करते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि भाई वो मेरी आगे आने वाली चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। और ये एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिता की चीज़ों को आगे बढ़ाकर हम ले जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। यहाँ और वहाँ देश से विदेश तक उपस्थित इस समय जितने भी मेरे पिता के आत्मीय संसार का जो विस्तार उपस्थित है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे लगता है कि आदरणीय नारायण जी ने जिस तरह से पिता को याद किया है, मेरे सामने वो एक फिल्म की तरह पूरी रील चल रही थी। मॉडल टाउन जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, फिर वाणी विहार और द्वारका, इन तीन दिल्ली के इन तीन जगहों में पिताजी के जीवन को अनुभव किया, महसूस किया। मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटी, तो मैंने हमेशा कहा है कि अपने बड़े भाई बहनों का तो मुझे लाड़ प्यार मिला ही, माता पिता के साथ पिताजी का जो साहचर्य घर के भीतर ही नहीं, घर के बाहर भी जिस रूप से मिला, मुझे हर जगह, मैं जहाँ जहाँ बचपन से लेकर के अपने कर्म क्षेत्र अध्यापन तक में आई, तो पिताजी सामने हैं या नहीं है, मुझे लगता रहा कि मेरे साथ चल रहे हैं, जिनके कुर्ते का कोना पकड़ करके मैं अभी तक चल रही हूँ। तो ये जो एहसास है, ये जो बोध है, इसमें बहुत जगह विचलन होने से हमें बचाया भी, लेकिन कई बार तकलीफ भी दी। क्योंकि हमने अपने पिता के रूप में, जैसे भाई ने अभी रोशनी की नदी पढ़ी, एक रोशनी की एक ऐसी नदी देखी है, व्यक्तित्व का इतना उदात्त चरित्र देखा है कि बचपन से हम ये समझने लगे कि सभी ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सी तकलीफें आई उस अनजानेपन में आती हैं, जब आप ये समझते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं। तो मैंने कुछ कविताएं मैं लिखती रही, तो उसमें कुछ एक मैं पिता के नाम जो एक कविता लिखी थी, तो उसमें ये भाव आया था कि आप सत्य, ईमानदारी, मानवता, ये बहुत बड़ी चीजें आप हमें सिखाते रहे। तो वो आप हमें सिखाते रहे, और वही मूल्यवान सिक्के लेकर के हमने जीवन की यात्रा पर हम चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ते तो लगता है कि वो सिक्के खोटे हैं। बहुत जगह पर ऐसा लगने लगता है कि शायद ये सिक्के खोटे हैं। तो हम मुड़ के वापस पिता की ओर देखने की कोशिश करते हैं जब आप तकलीफ में होते हैं। तो ये इसके बावजूद मुझे ऐसा लगा कि पिता के साहचर्य में, पिता जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन में जाते थे, मैं छोटी थी, कविताएं बहुत समझती नहीं थी, लेकिन जो मेरा अगली असलियत सबसे पहला जो मुझे बोध हो रहा है कि गुजरात का ही हो रहा है। वल्लभ विद्यानगर में
प्रोफेसर महावीर सिंह चौहान जी ने शायद कोई कवि सम्मेलन कराया था या बुलाया था, और उनका मंच सम्मेलन सामने मंच सजा हुआ था, तो जिसमें पापा कविता पढ़ रहे थे और पापा ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा आओ तुम भी ऊपर आ जाओ। तो बैठे, तो फिर वहां पर लाड़ में किसी ने कह दिया कि तुम भी कुछ सुना दो पापा का। तो पापा की वो कविता, वो पंक्तियां मुझे याद रहती थी जो शायद मेरे कई अनुभव बोध से जुड़ी हुई थी। ये दिल्ली है, यहाँ भी रास्ता काट जाती है, बिल्ली है। तो इस तरह की कुछ पंक्तियां से साहित्य की पहचान प्रारंभ हुई। धीरे धीरे मेरा रास्ता स्पोर्ट्स में होता चला गया। लेकिन पिताजी की जो, मैं बारंबार इस बात को कहती हूँ कि स्त्री विमर्श के बड़े सारे नारे लगते हैं, पश्चिमी अवधारणाएं आती हैं जिनके बहाने से यहाँ के साहित्य को परखा जाता है। भारतीय संदर्भ में भारतीय लेखक के भारतीय जमीन पर इसकी पहचान होनी ज्यादा जरूरी है कि हमारे माँ की जब शादी हुई पिताजी से तो वो 7वीं कक्षा में थी। पीएचडी रजिस्ट्रेशन तक की यात्रा पिताजी के निर्देशन में और सानिध्य में मां ने की। 1932 में पैदा हुई, यानी हमारे भतीजे भतीजी भांजे जब अपने सहपाठियों को बताते थे कि हमारी नानी या दादी जो हैं इस समय पैदा हुई और पीएचडी की अभी कर रही हैं, तो सब लोग बहुत हैरान रह जाते। दूसरी तरफ मैं जो स्पोर्ट्स में चली गई, स्पोर्ट्स में जाने पर आपकी एक खास किस्म की वेशभूषा होती है, छोटे स्कर्ट या शॉर्ट्स पहनने होते हैं। तो बहुत से गांव या इधर से तमाम जो दबाव होता था कि लड़की के क्या करता था, क्या पहना होता था, तो ये सब इस तरह की बातें और इस तरह के विरोध पिताजी ने, माँ ने कभी भी हमारे तक आने ही नहीं दी। हमें बहुत बाद में पता चला। और हम जहां जाना चाहते हैं, हम सब भाई बहनों को अपनी अपनी दिशा, अपनी अपनी गति, अपना अपना क्षेत्र चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी। तो पिताजी के नजदीक सबसे ज्यादा इसलिए मैं रही क्योंकि साहित्य का क्षेत्र मैंने चुना, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरी मीडिया की या स्पोर्ट्स की जो भी मेरे अपने क्षेत्र हैं, वह सब थोड़ा थोड़ा पीछे होते चले गए। और जो जो मेरी भी उम्र होती गई, मुझे लगा कि मेरे पास केवल एक ही दायित्व है, और वह दायित्व है पिताजी के लिखे पढ़े को संभाल करना और उनके पाठकों तक उस साहित्य को पहुंचाना। तो धीरे धीरे हुआ ये कि पिछले 1 दशक में बाकी सारे मेरे काम पीछे हो गए, और यह काम मेरे लिए एक मिशन की तरह सामने आता चला गया। तो मैं पिताजी 3 साल पहले मां की बीमारी के कारण द्वारका स्थित शशांक मिश्र भाई के यहाँ आ गए थे। तो उसके बाद से मेरी जो दिनचर्या है, वह दिनचर्या यह रही कि सुबह, मेरा भी घर द्वारका में ही भाई के घर के पास में है, कि सुबह पिताजी के पास कुछ समय लगा के कॉलेज जाना। इसलिए कॉलेज में भी मैंने अपने जो पीरियड्स हैं वो आफ्टरनून में लिए, और फिर वहां से शाम को लौटते समय फिर 3 घंटे माता पिता के पास रहना। और डॉक्टर ओम निश्चल जी की उपस्थिति को भी मैं रेखांकित करना चाहूंगी कि पिताजी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, उसको किस रूप में, कितनी गंभीरता से अब लेने का समय आ गया है। तो 3 साल पहले
उन्होंने यह कहना मुझे शुरू किया। मुझे यह भी याद है, आदरणीय अनिल जोशी जी ने भी मुझे यह याद दिलाना प्रारंभ कर दिया था। तो अचानक से एक बहुत जिम्मेदारी का भाव मेरे भीतर आ गया। उसको किस रूप में कैसे करना है, यह सब भी मुझे लगता है कि समय ही करता चला गया। यहाँ पे ये कहने से भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उनका सहयोग नहीं मिला, चाहे वह अनुवाद के स्तर हो, उनके साहित्य को विभिन्न भाषाओं में करने का, वो वैयक्तिक उनके जो आत्मीय पाठक रहे वो स्वयं अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करते रहे। या जैसा अलका जी कई बार कहती हैं कि हम वाणी विहार वाला घर अब हमारे पास नहीं है, उसके कई कारण हैं। कारण यह है कि अब वहां पे कोई नहीं रहता था और वह जगह आपराधिक आसपास घटनाएं हो रही थी। तो पिताजी चाहते थे कि उनके रहते यह स्थान हटा दिया जाए। नहीं तो क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं मेरे पिता के घर को स्मारक के रूप में नहीं ले सकती थी? वह दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ के मुख्य विभाग में मेरे पिताजी जहाँ से सेवानिवृत्त हुए, आज के दिन तक उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया। स्मृति सभा भी की हो तो मुझे याद नहीं। तो पिताजी इन सब की कोई चिंता नहीं रही पापा, क्योंकि उनका इतना बड़ा आत्मीय विस्तार जो यहाँ से लेकर नरेश जी और पिताजी का जन्म दिवस एक ही दिन होता है, 15 अगस्त। और मुझे नहीं याद कि कोई 15 अगस्त ऐसा हो जिसमें नरेश जी अपने घर से अपना जन्म दिवस मना करके यहाँ ना आए हो। और माँ जब तक थी तो माँ ने पिताजी के साथ नरेश जी की भी वह टीका तिलक लगा करके वह उनको बधाई न देती हो। तो इतना अपार संसार, अलका जी बैठी हैं, अनिल जी बैठे हैं, वेद मित्र तो उनके पुत्र ही हैं। 2 दिन हो जाए ना आए, वो स्वयं फोन कर देते थे, सबको फोन कर देते थे कहाँ हो। कई बार ऐसा भी हुआ जब वो बीमार होने लगे तो वेद जी का मुझे फोन आता कि मैं सामने ही हूँ, आ जाऊं क्या। तो ये जो बोध है ये बाकी सारी सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो पिता की जो उपस्थिति है, आज जब कार्यक्रम के शुरू में स्वर्गीय लगा रहे तो मैं उस बात को अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। और क्योंकि मेरा जो घर है उसमें मेरे घर के नाम से लेकर के हर कमरे में केवल पिता ही पिता है, उनकी तस्वीरें, उनके अवार्ड। मेरा एक विद्यार्थी यहाँ पे, एक तो रविशंकर है जो पूरा सोशल मीडिया पिताजी का सारा संभालते हैं, और खुद एक समर्थ कवि हैं डॉक्टर सनी कुमार गौन बैठे हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मेरे घर में पिताजी के फोटो के फ्रेम से लेकर के टेक्निकल चीजें लेकर या माता पिता के जो हाथ के मॉडल बनाने हैं कि मैं हमको याद रख सकूं, ये सारी चीजें मेरे विद्यार्थी कर रहे हैं। तो पिताजी के विद्यार्थियों से लेकर मेरे विद्यार्थियों तक की एक अटूट क्रम बना हुआ है जो मेरे पिताजी को स्वर्गीय मेरे लिए लगने नहीं दे रहा है। और अभी मैंने उसमें भी कहा कि कुछ अभी मैं कागजों का पूरा भंडार है मेरे सामने, जिसमें से मैं कागज बटोरने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें अभी तक के कुछ लिखे मुक्तक हैं वो मेरे सामने आए थे जो इंडिया टुडे में भी प्रकाशित हो रहे हैं। एक मुक्तक जब तक माँ थी, एक और जिक्र 2-3 मिनट का जिक्र कर दूं कि पिताजी को जिंदगी से बहुत प्यार, बहुत प्यार।
इसलिए जब कोई मुझे ये कहता है ना कि हाँ 100 साल के हो गए उसके बाद गए, तो इस बात को मुझे एक्सेप्ट करने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि जिंदगी से बहुत बहुत पॉजिटिव, बड़े ऑप्टिमिस्टिक मेरे पिताजी हैं कि जब माँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ और अब था कि अब माँ जा रही हैं, कुछ ही दिनों बाद भी चलेंगे, तब भी क्योंकि हमने पिताजी को बताया नहीं था, तो पिताजी की जो गजल है, कहाँ कहाँ गया मैं किंतु राह से डरा नहीं, रुको जरा ए जिंदगी अभी तो मन भरा नहीं। तो एक 100 साल की उम्र में भी वो यह लिख रहे हैं। और उनका जो अंतिम मुक्तकों में से जो एक मुक्तक मिल रहा है, गा रही है आज कल भी प्यार से गाती रहेगी, गा रही है आज कल भी प्यार से गाती रहेगी, मेरी रचनाएं शहर से गांव तक जाती रहेगी, मैं रहूंगा नहीं कल, मैं रहूंगा नहीं कल, पर वे रहेंगी जिंदगी बन, मेरे स्वर में लोग से हंस हंस के बतियाती रहेंगी, गा रही है आज कल भी प्यार से गाती रहेंगी। ये 18 मई का है ये मुक्तक, जब तक उनके हाथ काम कर रहे थे। 31 तारीख से 15 दिन पहले माइक ठीक करो। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अभी तक उनके मुख से मैंने सुनी नहीं थी। जब मैं कॉलेज से घर उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, यार अब मजा नहीं आ रहा। उन्होंने एक लाइन बोली, यार अब मजा नहीं आ रहा, और इतना कह करके उन्होंने करवट बदल ली। उनके मुंह से ऐसी पंक्ति सुनी और मन में खटका हो गया। बारंबार ये लगता रहा कि पिताजी को मेरे इच्छा मृत्यु को वरदान है, क्योंकि वो इतनी बार कहां से लौट के आए हैं। तो जब उन्होंने 15 दिन पहले ये कह दिया कि मजा नहीं आ रहा, तो अंदाजा हो गया था कि अब ये इन्होंने मन बना लिया है। और 30 तारीख को जब कॉलेज से मैं शाम रात को गई उनके पास, तो हमेशा मैं कान के पास जाके बोलती थी कि पापा मैं आ गई हूँ, तो वो मेरी ओर देख के मुस्कुराते थे। उस दिन देखा मुझे, मुस्कुराए नहीं, बस उन्होंने सिर हिलाया और ये कहा कि दर्द है। तो फिर मैं अपनी ओर से, मेरा क्रम ये होता था कि उनकी कोई भी किताब लेकर के कविता की मैं कविता पढ़ती और कुछ पंक्तियां मैं जानबूझ के गलत पढ़ देती। मेरी जनरली आदत ये थी कि गलत पढ़ देती तो वो एकदम से करेक्ट कर देते थे, कि इशारा करते थे ये नहीं है। तो उस दिन पढ़ा तो उस दिन उन्होंने मुझे ठीक नहीं किया। तो फिर भाभी ने भी हमें ये बताया कि सुबह भी नहीं कुछ खाया है, तो मेरी बात वो नहीं टालते थे। तो मैंने कहा पापा मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी दलिया खा लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो उन्होंने 2-3 चम्मच दलिया खाई थी। फिर मैं घर गई और अगले दिन सुबह 6 बजे भाई का फोन आया कि पापा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सांस चल रही है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर मैं रही और रात को 7:15 साढ़े 8 के करीब पिताजी फिर चले ही गए। और मुझे लगता है कि मन अभी भी इस बात को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ कि पापा 2-3 साल आराम से अभी और निकाल सकते थे, उनकी जो फिजिकल कंडीशन थी। तो ये तर्क मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि वो 101 वर्षगांठ मना ली थी तो उनका जाना ठीक है। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पिताजी से फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे रामदर्श मिश्र जी की स्मृति हमारे पास घूम रही है और स्मिता जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष, लेखक और कवि डॉक्टर अनिल जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात करें। धन्यवाद ऋषि जी इस कार्यक्रम के पृष्ठ संयोजन और संचालन के लिए।